चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अल्फोंस डौडे की लिखी एक बेहद मशहूर और मार्मिक कहानी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। सच कहूं तो ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी पहचान और हमारी आजादी से जुड़ी हुई है। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई अचानक कह दे कि जिस भाषा में हम बचपन से पले बड़े हैं, जिसमें हम सपने देखते हैं, वो अब गैर कानूनी है। रातों रात हमारी मातृभाषा हमसे छीन ली जाए। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि ठीक यही वो मुख्य भावना है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी संस्कृति और हमारी आजादी आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। भाग 1, फ्रैंको प्रशियन युद्ध की पृष्ठभूमि। कहानी की गहराई में जाने से पहले थोड़ा इतिहास जान लेना जरूरी है। ये पूरी घटना फ्रैंको प्रशियन युद्ध के इर्द गिर्द बुनी गई है। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तरफ फ्रांस था जो ये युद्ध हार गया था, और दूसरी तरफ प्रशिया था जिसका नेतृत्व ओटो वॉन बिस्मार्क के हाथों में था। प्रशिया की जीत के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि फ्रांस के दो अहम जिले अल्सेज और लॉरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए, और इसी राजनीतिक उथल-पुथल ने हमारी इस कहानी की नींव रखी। भाग 2, एक असामान्य रूप से शांत सुबह। अब कहानी के मुख्य पात्र फ्रांस की बात करते हैं। वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था और बाहर की दुनिया उसे अपनी तरफ खींच रही थी। दिन एकदम साफ और धूप वाला था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और पास की आरा मशीन के पीछे प्रशियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। एक बच्चे के लिए स्कूल जाकर अपने टीचर एम हेमल की डांट सुनने से कहीं बेहतर तो यही लग रहा था कि वो बाहर ही रुक जाए। ये छोटी छोटी बातें हमें दिखाती हैं कि कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। खैर, जब फ्रांस तेजी से स्कूल की तरफ भाग रहा होता है तो रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है। वहां बुलेटिन बोर्ड के पास भारी भीड़ लगी थी। पिछले 2.5 सालों से वो बोर्ड सिर्फ बुरी खबरों का ही जरिया रहा था। हारी हुई लड़ाइयां और नए हुक्म। वहां खड़ा एक लोहार भी फ्रांस पर तंज कसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। फ्रांस को लगता है कि वो बस उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही फ्रांस को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आम दिनों में स्कूल की सुबह कैसी होती है? बहुत सारा शोरगुल, डेस्क खिसकाने की आवाजें, बच्चों का जोर जोर से पढ़ना और टीचर के डंडे की ठक ठक। लेकिन उस दिन तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब कुछ इतना शांत था जैसे कोई रविवार की छुट्टी का दिन हो। ये अजीब सी शांति किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। भाग 3, बर्लिन से आया आदेश। क्लास के अंदर का नजारा तो और भी चौंकाने वाला था। सब कुछ उस बुरी खबर की तरफ इशारा कर रहा था जो उन्हें मिलने वाली थी। एम हेमल ने अपने वो खास कपड़े पहने हुए थे जो वो सिर्फ निरीक्षण या किसी समारोह के दिन पहनते थे। हरा कोट और रेशमी टोपी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, वहां गांव के बुजुर्ग बैठे थे। पोस्टमास्टर, पुराने मेयर, ओल्ड हाउसर, सब एकदम चुप और उदास। ये दृश्य साफ बता रहा था कि कुछ बहुत ऐतिहासिक और दुखद होने वाला है। और फिर वो पल आ ही गया। एम हेमल ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में घोषणा की कि यह उनका फ्रेंच का आखिरी पाठ है। बर्लिन से सीधा आदेश आ चुका था कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये खबर वहां मौजूद हर इंसान पर बिजली की तरह गिरी। एक ही झटके में सब कुछ बदल गया था। भाग 4, पश्चाताप और साझा दोष। इस एक पल में फ्रांस का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जो पढ़ाई उसे हमेशा बोझ लगती थी, आज उसे ना पढ़ने का गहरा पछतावा हो रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपना कीमती समय पक्षियों के अंडे खोजने और नदी किनारे खेलने में बर्बाद कर दिया। जो भारी भरकम किताबें कुछ देर पहले तक उसे दुश्मन लगती थीं, वो अचानक उसे अपने सबसे पुराने और सच्चे दोस्त की तरह लगने लगी, जिन्हें वो अब कभी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एम हेमल सिर्फ बच्चों को दोष नहीं देते। वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाते हैं कि इस लापरवाही के लिए पूरा समुदाय जिम्मेदार है। माता पिता ने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उन्हें खेतों या मिलों में काम पर भेजने को तरजीह दी ताकि 2 पैसे ज्यादा आ सकें। खुद एम हेमल ने भी माना कि वो अक्सर बच्चों को अपने पौधों को पानी देने भेज देते थे या मछली पकड़ने जाने के लिए छुट्टी दे देते थे। सबने मिलकर ही अपनी भाषा को खोने की जमीन तैयार की थी। भाग 5, फ्रेंच का आखिरी पाठ। इसके बाद एम हेमल जो कहते हैं वो इस पूरी कहानी का सबसे ताकतवर संदेश है। वो बताते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत और तार्किक भाषा है। वो कहते हैं जब कोई देश गुलाम बनता है तो उसकी भाषा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर लोग अपनी मातृभाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं तो मानो उनके पास अपनी जेल से बाहर निकलने की चाबी मौजूद है। ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
फिर शुरू होता है राइटिंग का पार्ट। एम हेमिल सबके लिए नई नोटबुक लेकर आए थे, जिन पर बहुत ही सुंदर लिखावट में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। जब वे नोटबुक्स डेस्क पर रखी गईं, तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी क्लास में छोटे छोटे फ्रांसीसी झंडे लहरा रहे हों। वो दृश्य अपने आप में देशभक्ति और एकता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा था। और उस दिन क्लास में जो फोकस था ना, वो सच में अभूतपूर्व था। क्लास में इतना सन्नाटा था कि सिर्फ कागज पर रगड़ खाते पेन की आवाज गूंज रही थी। यहाँ तक कि एक मच्छर भी उड़कर आया, पर किसी भी बच्ची का ध्यान नहीं भटका। ऐसा लग रहा था जैसे एम हेमिल अपना सारा का सारा ज्ञान उसी एक दिन में बच्चों के अंदर भर देना चाहते हो। छत पर बैठे कबूतरों की गुटरगूं सुनकर फ्रांस के मन में एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरा सवाल आता है। वो सोचता है, क्या ये प्रशियन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये छोटा सा सवाल इस बात की पोल खोल देता है कि किसी भी इंसान पर जबरदस्ती कोई नई भाषा थोपना कितना बेतुका और अप्राकृतिक है। आप जमीन जीत सकते हैं, पर प्रकृति को कैसे बांधेंगे? भाग 6, फ्रांस अमर रहे। और फिर वो पल आ ही गया, एम हेमिल के 40 साल के सफर का अंत। घड़ी में दोपहर के 12 बजते हैं। बाहर चर्च की घंटियां बज उठती हैं। ठीक उसी वक्त खिड़कियों से प्रशियन सैनिकों की तुरही की आवाज अंदर आती है और छत के ऊपर से एम हेमिल की बहन के सामान पैक करने की आवाजें भी गूंजने लगती हैं। क्लास की वो पवित्र शांति बाहरी दुनिया के इस कठोर सच से टकराकर टूट जाती है। क्लास का माहौल पूरी तरह से जज्बाती हो चुका था। पीछे बैठे ओल्ड हाउसर रो रहे थे, उनकी आवाज कांप रही थी। एम हेमिल अपनी जगह से उठे, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, आखिरी बार कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनका गला भर आया था। भावनाएं इस कदर हावी थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जब बोलने की हिम्मत टूट गई तो एम हेमिल ब्लैकबोर्ड की तरफ घूमे। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे लिखा, वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। इसके बाद उन्होंने दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया और बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ के इशारे से बता दिया कि अब क्लास खत्म हो चुकी है। अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आजादी पर खतरा मंडराता है, तब अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने की असली कीमत क्या होती है? ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि जो चीजें हमें बहुत साधारण लगती हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी भाषा और स्वतंत्रता के इस गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा।